गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और जो हमारा टॉपिक है वो है महाराजा जसवंत सिंह। इसके पहले भी दो वीडियो में हम लोग महाराजा जसवंत सिंह के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो महाराजा जसवंत सिंह कि जब औरंगज़ेब के साथ में वो मुग़ल सेवा में जब रह रहे थे, ठीक है, तो उनके जो गुजरात की सूबेदारी रही, उसके बाद शाही दरबार, फिर दक्षिण में, फिर लाहौर में, फिर वापस दक्षिण में, इस तरह से उनके कार्यकाल चल रहा था। तो अभी उसी के आगे किस तरह से वापस जब वो शाही दरबार में उनको बुला लिया गया था, उसके बाद आगे की कैसे क्या कार्रवाई रही, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो में जहाँ तक कोशिश है पूरी तरह से हम लोग इस जसवंत सिंह के पार्ट को ख़त्म कर देंगे ताकि नए टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ सकें। शाही दरबार में उपस्थित होने के बाद पुनः दक्षिण में महाराजा जसवंत सिंह को सूबेदारी सौंपी गई थी और ये था 1667 से 1671 ईस्वी में। शिवाजी के आगरा से निकल भागने तथा राम सिंह के प्रति बादशाह के व्यवहार ने मिर्जा राजा जयसिंह को बहुत अधिक दुखी कर दिया। फिर भी वह पराक्रमी सेनानायक मुगल साम्राज्य के हितों के लिए बीजापुर के विरुद्ध संघर्ष करता रहा, परंतु वहाँ भी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। और उसका बीजापुर अभियान भी पूरी तरह से असफल रहा। इस पर जयसिंह ने बादशाह से और अधिक सैनिक सहायता भिजवाने की याचना की। उस समय तो औरंगजेब ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, परंतु ईरानी भय से मुक्त होते ही जयसिंह को दक्षिण की सूबेदारी से हटा लिया और 23 मार्च 1667 ईस्वी को युवराज मुअज्जम को पुनः दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया तथा महाराजा जसवंत सिंह को उसकी सहायता के लिए दक्षिण में नियुक्त किया गया। मई के अंत में मुअज्जम तथा जसवंत सिंह औरंगाबाद पहुंच गए और मिर्जा राजा जयसिंह से शासन भार संभाल लिया। 28 अगस्त 1667 ईस्वी को रास्ते में बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई और राजपुताना का एक महान कूटनीतिज्ञ का अंत हो गया। जसवंत सिंह को भी बुरे समाचार सुनने को मिले। 8 मई 1667 ईस्वी को आगरा में उसके बड़े पुत्र पृथ्वी सिंह की चेचक निकल आने से मृत्यु हो गई। इस समाचार से जसवंत सिंह को गहरा आघात पहुंचा, क्योंकि 16 वर्ष के इस होनहार पुत्र से उसे बहुत सी आशाएं थी। उसका दूसरा पुत्र जगत सिंह भी अभी शशावस्था में ही था। उधर अक्टूबर 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने मुअज्जम तथा जसवंत सिंह की सहायता के लिए दिलेर खां को नियुक्त किया। वास्तव में यह नियुक्ति दोनों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए की गई थी, अतः दोनों को उसकी नियुक्ति से असंतोष हुआ। दिलेर खां भी जसवंत सिंह को अपनी बराबरी का सरदार मानते हुए प्राय उसकी उपेक्षा किया करता था। जसवंत सिंह के परामर्श से युवराज मुअज्जम ने दिलेर खां को बीदर की तरफ भेज दिया ताकि वह उन दोनों से ही दूर ही रहे। शिवाजी आगरा से सकुशल लौट आया था, परंतु इस समय उसकी सैनिक शक्ति इतनी नहीं थी कि मुगलों से खुलकर टक्कर ले सके। उसे अपनी शक्ति तथा साधनों को संगठित करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी, अतः उसने कूटनीति का सहारा लिया और जसवंत सिंह को एक पत्र लिखकर प्रार्थना की कि वह मध्यस्थ बनकर मुगल सम्राट से उसका समझौता करवा दे। इस पत्र में शिवाजी ने यह भी लिखा कि यदि बादशाह उसके अपराध को क्षमा कर दे तो वह अपने पुत्र संभाजी को युवराज मुअज्जम की सेवा में भिजवा देगा। जसवंत सिंह और मुअज्जम ने शिवाजी के साथ संधि करने के इस अवसर को खोना उचित नहीं समझा और संधि का प्रस्ताव तत्काल बादशाह की सेवा में भिजवा दिया। संयोग से औरंगजेब ने भी संधि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। उसने शिवाजी को राजा का खिताब और उसके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया। अहमदनगर और जुन्नर के बदले में शिवाजी को बरार की जागीरदारी दे दी गई तथा शिवाजी से कहा गया कि वह वहाँ से संभाजी मुअज्जम शिवाजी को कहा गया कि वह बीजापुर के विरुद्ध शाही सेना की सहायता के लिए दक्षिण में रहे। 2 अक्टूबर 1667 को संभाजी मुअज्जम की सेवा में उपस्थित हो गया और दूसरे दिन शिवाजी भी युवराज से भेंट करने आया। इस संधि के परिणाम स्वरूप आगामी कुछ वर्षों तक मुगल मराठा संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर उसे गुजरात प्रांत और थिरांद के और
रातनपुर के परगने जागीर में प्रदान किए। शिवाजी के साथ की गई संधि से जसवंत सिंह और मुअज्जम की प्रतिष्ठा बढ़ गई, जिसे दिलेर खां सहन नहीं कर सका। अतः उसने औरंगजेब के कान भरने शुरू कर दिए। उसने अपनी सूचनाओं के आधार पर बादशाह को समझाने का प्रयास किया कि जसवंत सिंह और मुअज्जम ने अपना सम्मान एवं प्रभाव बढ़ाने की दृष्टि से साम्राज्य के हितों का ध्यान नहीं रखा और इससे बादशाह की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है। जब मुअज्जम को दिलेर खां की कारगुजारी का पता चला तो उसका क्रोधित हो उठना स्वाभाविक था। इस बीच शाही आदेशानुसार दिलेर खां को गोंड प्रदेश से और भी दक्षिण की तरफ जाना पड़ा। मुअज्जम ने अपना संदेशवाहक भेजकर दिलेर खां को मिलने के लिए औरंगाबाद बुला भेजा, परंतु किसी अज्ञात आशंका की वजह से दिलेर खां उससे मिलने नहीं गया। उसके इस आचरण से क्षुब्ध होकर मुअज्जम तथा जसवंत सिंह दोनों ने बादशाह को सूचित किया कि दिलेर खां ने विद्रोह कर दिया है। शाही आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही मुअज्जम ने जसवंत सिंह को साथ लेकर दिलेर खां का पीछा किया। जब औरंगजेब को स्थिति की ताज़ा सूचना मिली तो उसने तत्काल एक फरमान भेजकर मुअज्जम को औरंगाबाद लौट आने जाने तथा जसवंत सिंह को बुरहानपुर में ही रहने का कहा। वस्तुतः औरंगजेब मुअज्जम की शक्ति को कम करना चाहता था, इसलिए उसने जसवंत सिंह को दूर रखने का निर्णय लिया था। दक्षिण में मुगलों की आपसी फूट और कला का शिवाजी ने पूरा फायदा उठाया और जिन दिनों जसवंत सिंह बुरहानपुर ठहरा हुआ था, शिवाजी ने बगलाना तथा खानदेश पर आक्रमण कर इन क्षेत्रों को रौंद डाला। उसने दूसरी बार सूरत के समृद्ध नगर को लूटा। उसकी एक सेना बुरहानपुर तक चढ़ आई, परंतु जसवंत सिंह की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के कारण नगर के भीतर प्रवेश न कर पाई और वापस लौट गई। बुरहानपुर में रहते हुए जसवंत सिंह ने मुअज्जम के लिए 5 लाख रुपए एकत्र करने का प्रयास किया। इस समय खानदेश का सूबेदार दाऊद खां अहमदनगर की तरफ गया हुआ था। उसके स्थान पर कार्यभार संभालने उसके छोटे पुत्र अहमद खां ने बिना शाही आज्ञा के जसवंत सिंह को 1 पैसा भी देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो गया। सौभाग्य से इसी समय 1 जनवरी 1671 ईस्वी को मोहम्मद खां ने एक विशाल सेना के साथ बुरहानपुर आ पहुंचा और वह जसवंत सिंह को अपने साथ लेता गया। 10 जनवरी को दोनों औरंगाबाद में मुअज्जम की सेवा में उपस्थित हो गए। इसी समय दिल्ली से शाही फरमान भी आ पहुंचा। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के स्थान पर गुजरात के सूबेदार बहादुर खां को नियुक्त किया तथा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब को अपने पुत्र के प्रति शंका उत्पन्न हो गई थी। उसका विश्वास था कि जसवंत सिंह की सलाह से ही मुअज्जम विद्रोही बनता जा रहा है। मुअज्जम पर कड़े निगाह रखने की दृष्टि से बहादुर खां को दक्षिण में नियुक्त किया गया था। महाराजा जसवंत सिंह की गुजरात के अंदर दूसरी सूबेदारी 1671 से 1672 ईस्वी। शाही आदेशानुसार जसवंत सिंह औरंगाबाद से अहमदाबाद जा पहुंचा। इस अवसर पर उसे चकला, हिसार, पतलाद और धंधुका के परगने जागीर के रूप में दिए गए, परंतु उसे यह आदेश भी दिया गया कि उस पर जो सरकारी ऋण बाकी है उसे वह 2 लाख वार्षिक किस्तों के रूप में अदा करे। चूँकि जसवंत सिंह की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उसने बादशाह से राहत की याचना की। इस पर बादशाह ने उस वर्ष के लिए 50,000 रुपये की किस्त तय कर दी, परंतु उसे स्पष्ट कर दिया कि आगामी वर्षों में उसे किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। गुजरात की दूसरे सूबेदारी के समय कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, सिवाय इसके कि उसने नवानगर राज्य के उत्तराधिकार की समस्या को हल कर दी। गद्दी के वास्तविक दावेदार तमाची को उसका हक दिलवाने में योगदान प्रदान किया। जून 1672 ईस्वी में उसे जमरूद का थानेदार नियुक्त कर दिया गया। अब काबुल के अंदर महाराजा जसवंत सिंह की सेवाएं 1673 से 1678 ईस्वी तक रही। वास्तव में औरंगजेब अब भी जसवंत सिंह पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाया था। उसे हमेशा इस बात का भय बना रहता था कि वह उसके किसी भी पुत्र के साथ साठगांठ करके उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा फहरा देगा। अतः जब मुअज्जम और जसवंत सिंह में गहरी छनने लगी तो औरंगजेब ने उसे दूरस्थ स्थान पर भेजने का निर्णय कर लिया। जोधपुर राज्य के पास ही गुजरात प्रांत में उसे सूबेदारी की महत्वपूर्ण पद पर अधिक दिनों तक बनाए रखने भी बादशाह को उचित नहीं लगा। संयोगवश उत्तर पश्चिमी सीमा पर सरहदी अफगान कबीलों के उपद्रव बढ़ने लगे। काबुल के मुगल सूबेदार मोहम्मद अमीन खान ने उसका दमन करने का प्रयास किया, परंतु 1672 ईस्वी में अफरीदी व खटक कबीलों के अफगानों ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। अतः औरंगजेब ने
अमीन खां को काबुल से गुजरात स्थानांतरित कर दिया और 11 जून 1672 ईस्वी को महावत खां को काबुल का नया सूबेदार नियुक्त किया। इसी अवसर पर जसवंत सिंह को गुजरात की सूबेदारी से हटाकर जमरूद का थानेदार नियुक्त किया गया। महावत खां इससे पहले भी 3 बार काबुल का सूबेदार रह चुका था, अतः वहाँ की स्थिति एवं कठिनाइयों से सुपरिचित था, इसलिए वहाँ जाने में टाल मटोल करता रहा और अंत में बड़ी अनिच्छा से काबुल गया। औरंगजेब को उसका आचरण पसंद नहीं आया और उसने 17 नवंबर 1673 ईस्वी को सुजात खां को एक शक्तिशाली सेना एवं तोपखाने के साथ विद्रोहियों का दमन करने के लिए पेशावर भेजा। एक अन्य फरमान जारी करके जसवंत सिंह को सुजात खां की सहायता करने के लिए कहा गया। पेशावर में जसवंत सिंह और सुजात खां दोनों मिल गए और भावी आक्रमण की योजना बनाने लगे। इसी बीच कुछ अफगान नेता मुगल सेनानायक सुजात खां के समझौते की बातचीत करने के लिए पेशावर आ पहुँचे, परंतु सुजात खान का कहना था कि यदि सभी अफगान नेता पेशावर आकर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दे तो समझौता हो जाएगा। इस पर अफगान सरदारों को भी एकत्र कर लिया गया। जसवंत सिंह को इन अफगान सरदारों की बातचीत से संदेह उत्पन्न हो गया और उसने सुजात खां को काबुल जाने से मना किया, परंतु सुजात खान ने उन लोगों का विश्वास करते हुए काबुल जाने का फैसला कर लिया। परिणाम यह निकला कि जब 21 फरवरी 1674 ईस्वी को सुजात खान सेना सहित कड़ापा के दर्रे पर पहुंचा तो अफगानों ने अवसर का लाभ उठाते हुए उस पर अचानक ज़बरदस्त आक्रमण कर दिया। जसवंत सिंह को पेशावर में ज्यों ही आक्रमण की सूचना मिली, उसने तत्काल 500 सवार तथा एक तोपखाना सुजात खां की सहायता के लिए भेज दिया और वह स्वयं भी 200 सवारों के साथ युद्ध स्थल की तरफ चल पड़ा, परंतु उसके पहुंचने के पहले ही सुजात खां वीरगति को प्राप्त कर चुका था। जसवंत सिंह ने वहां पहुंचते ही अफगानों को दोनों तरफ से घेर कर उन पर जोरदार आक्रमण किया। इस घमासान युद्ध में सैकड़ों अफगान तथा 300 राजपूत सैनिक मारे गए। अफगान भाग खड़े हुए। इस प्रकार जसवंत सिंह बची हुई शाही सेना और तोपखाने को सुरक्षित ढंग से पेशावर वापस लाने में सफल रहा। औरंगजेब को सुजात खां के मारे जाने का भारी दुख हुआ। उसने जसवंत सिंह को जमरूद में ही रहने तथा अफगानों का दमन करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप जसवंत सिंह ने उस पर्वतीय क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक स्थानों पर चौकियां कायम की, परंतु अफगानों के उपद्रव जारी रहे। वे रात के अंधेरे में सैनिक चौकियों पर अचानक धावे मारते रहे और राजपूत सैनिकों को मौत के घाट उतार कर भाग जाते। ऐसी स्थिति में औरंगजेब ने स्वयं काबुल जाने का निश्चय किया। जब वह रावलपिंडी में पड़ाव डाले हुए था तब 14 जून 1674 ईस्वी को जमरूद से चलकर जसवंत सिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। कुछ दिनों बाद औरंगजेब ने उसे जमरूद जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। औरंगजेब ने अफगानों पर एक ही साथ 3 तरफ से आक्रमण करने की योजना बनाई। पूर्व से जलालाबाद से शाहजहां मोहम्मद अकबर को कैबर दर्रे से होकर आगे बढ़ने को कहा गया और जसवंत सिंह को अकबर के सहायता नियुक्त किया गया। हसन बेग खां को कोड़ा पादर्रे से होकर और आगर खां को पश्चिम की ओर से आगे बढ़ने को कहा गया, परंतु इस अभियान का कोई भी विशेष परिणाम नहीं निकला। हाँ, औरंगजेब ने कूटनीति से काम लेते हुए विद्रोहियों को शाही नौकरियां प्रदान की तथा कुछ सरदारों को घूस देकर अपनी तरफ मिलाने में सफल रहा। दिसंबर 1675 ईस्वी तक वह शांति स्थापित कर औरंगजेब वापस लौट गया। जाने के पूर्व वह अमीन खां को काबुल का सूबेदार नियुक्त करता गया। जसवंत सिंह को जमरूद में ही बने रहने को कहा गया। महाराजा जसवंत सिंह के अंतिम दिन। जमरूद में रहते हुए यदा कदा उसके अफगानों से मुठभेड़ हो जाया करती थी। इससे वह विचलित नहीं हुआ, परंतु जब उसे सूचना मिली कि जोधपुर में 22 फरवरी 1676 ईस्वी में उसके एकमात्र जीवित पुत्र जगत सिंह का देहांत हो गया है, तो उसके हृदय को भारी आघात पहुंचा। पुत्र के अभाव में अब उसे अपने उत्तराधिकारी और राज्य के भविष्य की चिंता सताने लगी। इसी चिंता ने उसे पूर्णतः जर्जरित कर दिया। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया और मात्र 52 वर्ष की आयु में 28 नवंबर 1678 ईस्वी को
जमरूद में ही उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह का मूल्यांकन। महाराजा जसवंत सिंह अपने समय का एक पराक्रमी सैनिक, कुशल सेनानायक और सुयोग्य प्रशासक था। उसने अपने राजनीतिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, परंतु वह भाग्यशाली था। बड़े भाई के जीवित रहते हुए भी केवल 12 वर्ष की आयु में वह जोधपुर राज्य का स्वामी बन गया और शासक बनने के बाद उसे शाहजहाँ का वरदस्त प्राप्त हो गया। शाहजहाँ की विशेष कृपा के परिणाम स्वरूप ही शाही सेवा के प्रारंभिक 20 वर्षों में यद्यपि उसने साम्राज्य की कोई उल्लेखनीय सेवा नहीं की और न ही किसी प्रमुख युद्ध में महत्वपूर्ण भाग ही लिया, फिर भी उसके मनसब में निरंतर वृद्धि की जाती रही और वह 7,000 जात और 7,000 सवार का मनसबदार हो गया। इतना बड़ा मनसब उस समय केवल शहजादों को ही दिया जाता था। इसके अलावा शाहजहाँ ने उसे अनेक बार हाथी, घोड़े, सिरोपाव आदि मूल्यवान वस्तुएं देकर सम्मानित किया था। जब शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हो गया तो जसवंत सिंह के जीवन में एक नया मोड़ आया। विद्रोही मुराद औरंगजेब के विरुद्ध उसे शाही सेना का नेतृत्व प्रदान किया गया। धर्मत के युद्ध में उसने पूरी निष्ठा एवं वीरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। यदि कासिम खान ने विश्वासघात न किया होता तो युद्ध का परिणाम उसके पक्ष में ही रहता। उसने समयोचित नीति से युद्ध स्थल छोड़ दिया और अपने पराजय का बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। औरंगजेब सम्राट बन गया तो जसवंत सिंह को अपना भविष्य का अंधकारमय दिखाने लगा। यद्यपि मिर्जा राजा जय सिंह की सलाह मानकर वह औरंगजेब की सेवा में उपस्थित भी हो गया और औरंगजेब ने भी उसके पुराने अपराधों को क्षमा कर उसका पुराना मनसब वापस कर दिया, फिर भी जसवंत सिंह के मन में किसी अनहोनी की आशंका ने हलचल मचा रखी थी। वह अपना मानसिक संतुलन कायम न रख पाया और खुजवा के मैदान पर शाही शिविर को लूट कर चलता बना। उसके इस कृत्य ने औरंगजेब को हमेशा के लिए उसके प्रति शंकालु बना दिया। औरंगजेब ने तो उसे पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से सेना ही नहीं अपितु जोधपुर का राज्य का नया शासक भी चुन लिया था, परंतु जसवंत सिंह के भाग्य ने पुनः उसका साथ दिया और विवश होकर औरंगजेब को एक बार पुनः उसे क्षमा करना पड़ा। उसके बाद यद्यपि जसवंत सिंह ने पूरी निष्ठा के साथ औरंगजेब की सेवा की, परंतु उसने जसवंत सिंह का कभी विश्वास नहीं किया। यही कारण है कि 1658 से 1678 की अवधि में उसके मनसब में एक सवार की भी वृद्धि नहीं की गई और उसे हमेशा राजधानी से दूर रखा गया। जसवंत सिंह पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने दारा शिकोह को सहायता का वचन देकर अजमेर आने का निमंत्रण दिया और फिर सहायता से मुकर गया। इसी प्रकार का एक अन्य आरोप यह भी लगाया जाता है कि जिस मिर्जा राजा जयसिंह ने 2 बार उसके लिए मध्यस्थ का काम किया और औरंगजेब से उसके अपराध क्षमा करवाए, जसवंत सिंह ने शिवाजी के मामले में शाही दरबार में उसी मिर्जा राजा की प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास किया। इस संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि वास्तव में उस समय के सैनिक और कूटनीतिक सेवाओं में रहने के कारण उसके व्यवहार में ऐसा आभास होता है औरंगजेब का स्वयं का चरित्र चालबाजी और छल के कर्तव्यों से भरा पड़ा है। अतः उसकी छाया ही उसके सहयोगी में देखने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, परंतु वस्तुतः स्थिति यह है कि महाराजा जसवंत सिंह सीधे कर्तव्य और न्यायोचित कार्यों के पक्ष में रहते हुए इस प्रकार आचरण करता था कि उसका सही मूल्यांकन होना कठिन था। यदि जसवंत सिंह अपने समय को नहीं पहचाना होता तो औरंगजेब जैसा कूटनीतिज्ञ सम्राट उसे चैन से नहीं रहने देता और मारवाड़ राज्य की प्रजा को कई प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह स्वयं एक वीर और साहसी सेनानायक था, परंतु उसमें कुशल एवं अनुभवी सेनानायकों के गुणों की कमी थी। उसके सबसे बड़ी कमी यह थी कि अवसर के अनुकूल युद्ध में व्यूह रचना करने और उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग नहीं करने की। धर्मत का युद्ध इसका प्रमाण है। पहले तो उसने उचित युद्ध स्थल का चुनाव नहीं किया और दूसरा उसने शाही तोपखाने को महत्व नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे परास्त होना पड़ा। इसी प्रकार जब शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण किया तब उसके शिविर के पास से गुजरा और उसी मार्ग से वापस भी गया, परंतु जसवंत सिंह की तंद्रा न टूटी। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी थी। शाइस्ता खान ने बादशाह को सफाई देते समय कहा था कि मैं यह सोचकर भाग निकला था कि जसवंत सिंह अपने बहुत से सैनिकों के साथ मारा जा चुका है, तभी मराठा को मेरे महल पर आक्रमण करने का अवसर मिल पाया है।
यह ठीक है कि बाद में जसवंत सिंह ने शिवाजी का दमन करने का प्रयास किया, परंतु इसमें भी उसे असफल रहना पड़ा। यदि उसमें थोड़ी कूटनीतिज्ञता और सुयोग्य नेतृत्व होता तो शिवाजी को शाही दरबार में उपस्थित करने का श्रेय उसको मिल सकता था। जयसिंह अपने इन्हीं गुणों के कारण सफल रहा था। उसने शहजादा मुअज्जम को उकसाकर भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि चतुर औरंगजेब को मुअज्जम जसवंत सिंह के गठबंधन का परिणाम भांपने में देर नहीं लगी और उसने तत्काल दोनों को पृथक कर दिया। औरंगजेब को अब उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रहा और उसने जसवंत सिंह को अपने राज्य तथा शाही राजधानी दोनों से ही सैकड़ों मील दूर सीमांत के पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त कर दिया, जहां विद्रोही अफगानों ने जबरदस्त अराजकता फैला रखी थी। उपयुक्त कमियों के उपरांत भी यह मानना पड़ेगा कि वह मारवाड़ का अंतिम शासक था जिसने अपने विरोधी मुगल सम्राट के शासन काल में भी अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बरकरार रखा। जब तक वह जीवित रहा, औरंगजेब जैसा शक्तिशाली सम्राट भी अपने कट्टर धर्मांधता का प्रदर्शन करने से डरता रहा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि जब तक जसवंत सिंह उत्तरी भारत में रहा, तब तक बादशाह की हिम्मत हिंदू विरोधी नियमों के बनाने की न हो सकी, और यदि उसने कुछ नियम बनवाए भी तो उनको वह उचित रूप से लागू नहीं कर सका। जसवंत सिंह की मृत्यु को धर्मांध औरंगजेब ने एक इस्लाम विरोधी सुदृढ़ दुर्ग के ध्वस्त होने के समान माना है। जसवंत सिंह एक योग्य प्रशासक था, यद्यपि शाही सेवा में रहने के कारण उसको अपने राज्य में रहने का अधिक समय नहीं मिल पाता था, फिर भी उसने अपने राज्य की शासन व्यवस्था की कभी उपेक्षा नहीं की। यही कारण है कि उसके मंत्री तथा अन्य अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने तथा राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। जसवंत सिंह भी उन्हें समय समय पर पुरस्कृत कर उनको प्रोत्साहित करता रहता था। शाहजहाँ की विशेष कृपा से जसवंत सिंह को कुछ महत्वपूर्ण परगने जागीर के रूप में मिले। उसने बादशाह से सिफारिश कर अपने कई सरदारों को ऊंचे पद तथा मनसब भी दिलवाए। परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन काल में जोधपुर राज्य की सीमा और प्रतिष्ठा दोनों को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाने में सफल हुआ। यद्यपि जसवंत सिंह का अधिकांश समय शाही दरबार की राजनीति तथा सैनिक अभियानों में ही लगा रहा, फिर भी उसने अपने राज्य में सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का यथासंभव प्रयास किया था। वह विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों का आश्रयदाता था और उसने स्वयं भी कुछ ग्रंथों की रचना की थी। उसके आश्रय में नरसिंहदास बारट, नवीन निधान, दलपति मिश्र, मोहनोत नैन्सी, सूरत मिश्र, बनारसी दास, वृंद कवि आदि अनेक लोगों ने अपने काव्य तथा साहित्य का सृजन किया। बारट ने अवतार चरित्र, रामचरित्र तथा राव अमर सिंह जी रा दुहा आदि की रचना की। नवीन कवि ने नेह निधान और श्रृंगार शतक की रचना की। निधान ने जसवंत विलास लिखा तो दलपत मिश्र ने जसवंत उद्योग की रचना की। नैन्सी द्वारा लिखित ख्यात तो राजस्थान इतिहास की एक अमूल्य निधि है। जसवंत सिंह की रचनाओं में भाषा भूषण एक अलंकार ग्रंथ है। उसके द्वारा रचित दूसरे ग्रंथों में अपरोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक हैं। इनके अलावा उसने अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, श्रीमद् भगवत गीता टीका भाषा, गीता महात्म्य आदि रचनाएं भी की है। जसवंत सिंह ने ललित कलाओं को भी प्रोत्साहित किया। उसके समय में कला के विभिन्न अंगों पर शैली का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उसने स्वयं अनेक मुगल कलाकारों को जोधपुर दरबार में आमंत्रित किया तथा स्थानीय कलाकारों को भी आश्रय दिया। उसने भवन निर्माण कला की तरफ भी पूरा ध्यान दिया। दक्षिण में रहते हुए उसने औरंगाबाद में एक अलग मोहल्ला बसाया जो जसवंतपुरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगरा के समीप गढ़वासन में उसने एक कचहरी बनवाई थी जो आज भी जसवंत सिंह की छतरी के नाम से पुकारी जाती है। औरंगाबाद के निकट उसने एक तालाब बनवाया जो आज भी जसवंत सागर के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी एक रानी ने जोधपुर में जान सागर नामक तालाब बनवाया तो दूसरी रानी ने राय का बाग नामक उद्यान तथा महल का निर्माण करवाया। जसवंत सिंह ने भी जोधपुर के समीप
कागा नामक स्थान पर एक शानदार बगीचा बनवाया और उसमें लगाने के लिए काबुल से अनार के पौधे भिजवाए। तब से जोधपुर के अनार समूचे राजस्थान में लोकप्रिय हैं। इससे पता चलता है कि जसवंत सिंह को बाग बगीचे लगवाने का कितना शौक था। संक्षेप में, जसवंत सिंह अपने समय के हिंदू शासकों में अग्रणी था। शाही दरबार में उसका मनसब तथा उसकी प्रतिष्ठा सबसे सर्वोपरि रही। शाहजहाँ के शासनकाल में तो वह अपने से कहीं अधिक आयु वाले एवं अनुभवी सेनानायक तथा राजनीतिज्ञ मिर्जा राजा जयसिंह से भी उसका सम्मान अधिक ही रहा। वह अपने पीछे स्वामीभक्त सरदारों की एक ऐसी कतार छोड़ गया जिन्होंने उसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब से डटकर मोर्चा लिया तथा उसके राज्य की मर्यादा को कायम रखा।